जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबको मेंटर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में हैं और साथ में इन सभी एग्जाम नीट, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम और क्लास 12th में रहते हुए बोर्ड का भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स भी साथ में बनाना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से भी हैं और इजी से उसको जानने की सारे पॉइंट को आप लोग देखते चलेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो ये लेक्चर है, आज का जो सेशन है, काफी रोचक और काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले अगर आप इन सभी एग्जाम का भी तैयारी करना चाहते हैं और साथ में बोर्ड एग्जाम की भी, तो सबसे पहले इन बात पर ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपके पास हिंदी माध्यम वाला भी बुक होना चाहिए और साथ में इंग्लिश मीडियम का भी बुक होना चाहिए। दोनों बुक का आप लें। अक्सर हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या करते हैं कि केवल हिंदी माध्यम की बुक लेते हैं बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में आप जानते हैं कि हिंदी वर्ड्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहता है। ज़्यादातर बायोलॉजी का जो वर्ड्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश में है, और जिसके कारण उनको हिंदी वर्ड्स डायरेक्ट समझने में भी दिक्कत होने लगता है। इसलिए आप दोनों बुक रखें और उसका अध्ययन करने के लिए आप जब एक पैराग्राफ का उसका प्रत्येक लाइन अच्छे से उसको ऑब्जर्व करें, देखें और उससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं प्रत्येक लाइन से, उस पर आप ध्यान देते हुए उसको पढ़ें। जैसे ही हिंदी मीडियम वाली जो बुक है उसको एक पैराग्राफ पढ़े तो तुरंत उसी समय उसी का इंग्लिश मीडियम वाला जो बुक है उसको देखें। आपको लगेगा कि एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन करते करते आपको हिंदी और इंग्लिश से बहुत आसानी से दोनों चीजें समझ में आने लगा और बाद में आप डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम वाला बुक देखने लगेंगे। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि अक्सर मिस्टेक क्या होता है, आपको पता है कि नीट के 98% क्वेश्चन, 98% प्रश्न जो हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक से रहता है। और बच्चों से गलती क्या होता है कि वो 2% की तैयारी करने के लिए शुरुआत से ही अलग अलग मोटी मोटी बुकें खरीद लेते हैं और 2% में ही उलझे रहते हैं। 2% जो क्वेश्चन है, अगर आप ये 98% क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो 2% क्वेश्चन तो इसके साथ ही कवर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप क्लास 12th में हैं तो एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक लाइन पर आप रिसर्च करें, जानने की कोशिश करें और उसका एक सेल्फ स्टडी नोट्स भी बनाते चलें। बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आज के जो सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के जो फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपका जो है रिप्रोडक्शन, जनन। जनन क्या है? जनन को अगर देखें तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है अपने जीवन काल में। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या प्रोजिनी। कहने का मतलब है कि जनन के अंतर्गत कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। फर्स्ट यूनिट है आपका जनन और इसका फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले जनन चैप्टर में सबसे पहले बात किया गया जीवन अवधि का। जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्यों नाम लिया गया है? क्योंकि जनन से वो रिलेटेड है। जनन कहां ही गया है कि जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जीवन काल में, अपने जीवन अवधि में यानी लाइफ स्पैन में अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी बुक लाइफ स्पैन की बात किया हुआ है। अब लाइफ स्पैन नाम से ही पता चल रहा है किसी जीव की जीवन अवधि क्या हो सकती है। तो उस जीव को जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के अवधि को यानी काल को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन की जो बात की गई है, 2 समय के
जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ की बात की गई है, नॉट एक्सीडेंटल डेथ। तो यह देखा गया कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन काफी वेरी करता है बच्चों, काफी वेरी करता है। हम इसका अलग से नोट्स भी आप लोग देखेंगे आगे कि किस रूप में इसे हमें लिखना है। जैसे देखा गया कि कुछ जीव का तो जीवन काल काफी कम होता है, कुछ घंटे, कुछ मिनट। जैसे कि अगर कुछ सूक्ष्म जीव की बात करें, कुछ सूक्ष्म जीव की बात करें तो मात्र कुछ घंटे हैं, किसी का कुछ मिनट सेकंड में भी होता है, कुछ घंटे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी जीव हैं कि जिनका जीवन काल हजारों वर्ष भी है। जैसे कि अगर हम पीपल की बात करें, पीपल की बात करें तो ये 2000 से 4000 साल तक इसका लाइफ स्पैन है। तो पहले यह सोचा गया कि कहीं ना कहीं ये क्या उसके साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन बाद में देखा गया कि ऐसा लाइफ स्पैन जो है ये उसके आकार पर, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे एक कौवा का क्रो का जो जीवन काल है वो मात्र 15 वर्ष है, 15 वर्ष। और वहीं पर यदि तोता का जीवन काल देखें, तोता का, तो ये होता है 140 वर्ष। आप देख रहे हैं कि दोनों का साइज लगभग सेम है, लेकिन उसके जो लाइफ स्पैन है उसमें काफी अंतर है। कौवा का 15 वर्ष है और तोता का 140 वर्ष है, 140 ईयर्स। तो साइज पर यह डिपेंड नहीं करता है। उनके जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इत्यादि है, इन सभी पर भी अभी रिसर्च चल रहा है कि आखिर किस पर यह लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। तो एनसीईआरटी बुक में जो सेकंड पेज है उस पर बहुत से जीव का, कुछ का लाइफ स्पैन दिया हुआ है और कुछ को जानने के लिए आप पर छोड़ा गया है कि आप उसको देखें। तो चलिए, जो यहाँ पे ये प्रोसेस हम लोग देखें कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के अवधि को क्या कहते हैं? जीवन अवधि, जीवन काल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जीव का यहाँ पे जीवन अवधि दिया गया है, आप लोग इसे जरूर याद रखें। आपके कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यह पूछा जा सकता है। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव का कुछ घंटे हैं, तितली का 1 से 2 हफ्ते है, कौवा का 15 साल है, तोता का 140 साल है, कछुआ का 100 से 150 साल है, गाय का 20 से 25 साल है, गुलाब का 5 से 7 साल है, घोड़ा का 60 साल है, मगरमच्छ का 60 साल, हाथी का 60 से 90 साल, फल मक्खी 30 दिन यानी 1 मंथ का है, बनियान बरगद का जो अगर देखा जाए बनियान ट्री का तो 200 साल है, वहीं पे बनाना केला का अगर देखा जाए तो 25 साल, और पीपल का तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे 2000 से 4000 साल है। तो एनसीईआरटी में कम से कम इतने जो लाइफ स्पैन तो बहुत सारे जीव का है, लेकिन कम से कम इतना जो है इसको ध्यान रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो कभी भी आपके एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपके इसमें से कोई भी लाइफ स्पैन पूछा जा सकता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेते हुए आप लोग इसको नोट्स बना सकते हैं बहुत आसानी से कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि को जीवन काल कहते हैं। और ये सभी जो जीवन काल है इन सब का आप लोग अपने नोट्स में जरूर शामिल कर लें। अब इसके बाद इस चैप्टर में जनन की बात किया गया है। जनन, रिप्रोडक्शन। जनन क्या है? तो जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में, जो अपने लाइफ स्पैन में अपने जैसे संतान या संतति उत्पन्न करता है। ऑफ स्प्रिंग, संतति को हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, प्रोजिनी कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग। यह शब्द याद रखिएगा, ऑफ स्प्रिंग या प्रोजिनी, ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं कि अपने लाइफ स्पैन में अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग या प्रोजिनी उत्पन्न करते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं जनन। हम लोग अभी अलग नोट्स भी बनाने के लिए एक साथ लिखा हुआ पोर्शन भी देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग समझ लें। तो जनन क्या है बच्चों? कि जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जीवन काल में अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग और प्रोजिनी।
अब देखा गया कि ये जो जनन है दो प्रकार के हैं, पूरे चैप्टर में इन्हीं दो को बताया गया है, जिसमें पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा भाग इसमें है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन जानने से पहले आप एक और पॉइंट देख लें जो कि 11th में शामिल है सेल डिवीजन के अंतर्गत, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जैसे अगर कोई सेल है, इस सेल में अगर समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस, कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। समसूत्री, इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री। समसूत्री विभाजन होता है तो दो डॉटर सेल बनता है। ये पेरेंट सेल है और ये जो है डॉटर सेल है, जनक कोशिका और पुत्री कोशिका। अब समसूत्री विभाजन का मतलब, सम मतलब होता है बराबर और सूत्र मतलब गुणसूत्र, क्रोमोसोम। जो दो कोशिकाएं बनी हैं, अगर समसूत्री विभाजन होता है तो जितने क्रोमोसोम इसके पेरेंट सेल में होगा उतना ही क्रोमोसोम इसके डॉटर सेल में, उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 2n कोशिका है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 है, जैसे मानव की बात करें, तो इसके द्वारा जो ये डॉटर सेल बने इसमें भी क्रोमोसोम 46 होंगे और इसमें भी होंगे 46, दोनों में 46 होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है समसूत्री। सम मतलब बराबर। आप देख रहे हैं कि इसमें भी 46 है और इसमें भी 46 है। कोई जैसे कि हम लोग की जो लंबाई ग्रोथ होता है, अगर नाखून काटते हैं नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है, जो शारीरिक ग्रोथ है, वृद्धि है, इसमें हमेशा समसूत्री विभाजन होता रहता है। और समसूत्री विभाजन होता है तो जो सेल उससे बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या उतना ही रहता है जितना उसके पेरेंट सेल में होता है। अब रही बात अर्धसूत्री का, तो अर्धसूत्री में अगर यही डिवीजन अर्धसूत्री के द्वारा हो, अर्धसूत्री विभाजन होता है जब जीव में युग्मक बनते हैं, गैमिट बनता है और उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो अभी सबसे पहले हमें अलैंगिक जनन को देखना है, तो अलैंगिक जनन में यह समसूत्री विभाजन के कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन हम एक साथ बच्चों आप लोगों को नोट्स के लिए भी इसको तैयार कर रहे हैं। अलैंगिक जनन के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है, दो महत्वपूर्ण, सबसे जो मेन पॉइंट है अलैंगिक जनन के लिए। अलैंगिक जनन एकल जनकीय होता है, एकल जनकीय यानी सिंगल पेरेंटल होता है। एक ही जीव से, एक ही जीव के कोशिका से नया पूरा जो जीव उत्पन्न हो जाता है, इसमें कोई मेल और फीमेल की दोनों की एक साथ आवश्यकता नहीं होती है, या तो मेल से भी हो जाएगा या तो फीमेल से भी हो जाएगा जो नया जीव, लेकिन एकल जनक है, दोनों को एक साथ आवश्यकता नहीं है। और इसमें दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है कि वो है समसूत्री विभाजन। इसमें जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? तो समसूत्री विभाजन। ये दो पॉइंट अलैंगिक जनन के लिए जरूर ध्यान रखना। ये मेन कैरेक्टर है, मेन प्रॉपर्टीज है अलैंगिक जनन की, सिंगल पेरेंटल और माइटोसिस डिवीजन। अब इसका अगर डिफिनीशन अगर हम देखें तो क्या होगा कि अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें एकल जीव, सिंगल पेरेंट, समसूत्री विभाजन द्वारा, माइटोसिस डिवीजन द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। अब ये संतान उत्पन्न समसूत्री विभाजन और एकल जनकीय जो जीव हैं, इसके उत्पन्न करने के आधार पर अलैंगिक जनन को विभिन्न भागों में बांटा गया। एनसीईआरटी में वो एक ही साथ सभी नाम लिए गए हैं, लेकिन इसको अध्ययन में सुविधा के लिए इसको टोटल हम लोग 6 भागों में बांटे हैं, जिसमें पहला है पहला हम लोग देखेंगे विखंडन यानी कि फिजन।
दूसरा हम लोग देखेंगे मुकुलन, मुकुलन यानी कि बर्डिंग, बर्डिंग। तीसरा हम लोग देखेंगे पुनरुद्भवन, तीसरा हम लोग देखेंगे पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। चौथा देखेंगे बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। और एक और हम शामिल करेंगे खंडन, थोड़ा सा डिफरेंस है विखंडन से या रीजनरेशन से, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कायिक जनन, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले इतने सारे भाग के जो हम लोग अभी जो इसको समझे हैं, इसको नोट्स के रूप में हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सारे पॉइंट को यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर है जनन। जनन क्या है? तो जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जीवन काल में अपने जैसे संतान या संतति यानी प्रोजिनी या ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे, जनन दो प्रकार के हैं, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या है? तो अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें एकल जीव समसूत्री विभाजन द्वारा माइटोसिस, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। अब एक और चीज यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, एक खोज किया गया अलैंगिक जनन के द्वारा, जो सबसे पहले कोशिका से एक नए जंतु का निर्माण किया गया, एक जीव को उत्पन्न किया गया, जिसको हम क्लोन के नाम से जाने। लेकिन क्लोन के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है आकारकी एवं अनुवांशिकी। ये पहले आपके एनसीईआरटी में इस शब्द को लिया गया, पहले इसको आप लोग समझ लें, आकारकी तथा अनुवांशिकी, अनुवांशिकी ये दोनों शब्द क्या हैं? आकारकी का इंग्लिश होता है मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली। पहले इसको जान लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब हो गया जो सामने से देखने में बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के समान हो, बाहर से देखने में उसकी कोई अलग पहचान ना हो, वो देखने में कोई डिफरेंस ना हो, तो बाहर से देखने में जो उसका आकार इत्यादि हो वो सब कुछ सेम हो अपने पेरेंट्स के समान, तो उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकली। और अनुवांशिकी यानी जेनेटिकली, जेनेटिकली यानी कि जो देखने में तो समान हो ही, परंतु उसके जो गुण हैं वो भी अपने जनक के समान हो, अपने जनक के समान हो, तो उसको कहा जाता है क्लोन। यानी क्लोन का डेफिनेशन क्या होगा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न वैसे जीव जो आकारकी एवं अनुवांशिकी रूप से पूर्णतः अपने जनक के समान हो, उसमें कोई किसी भी प्रकार के अंतर न हो, देखने में भी बिल्कुल अपने जनक के समान हो, और उसका जो गुण है, आंतरिक जो गुण है वो भी अपने जनक के समान हो, तो उसको कहा जाता है क्लोन। अब सबसे पहले जो क्लोन तैयार किया गया था 1996 में, 1996 में एक भेड़ का तैयार किया गया था क्लोन, और जो क्लोन तैयार किया गया उसका नाम रखा गया था डॉली। इस डॉली का जो डेथ हुआ 2003 तक ये अपने लाइफ सरवाइव की, और 2003 में इसका डेथ हुआ था। इस डॉली के अपने जीवन काल में टोटल 6 बच्चे जन्म लिए, और वो बहुत अच्छे से अपने लाइफ को सरवाइव भी की थी, बहुत अच्छे से 2003 तक, लगभग 7 साल तक वो जिंदा भी रही। अपने जीवन काल में टोटल 6 बच्चों को जन्म भी दी थी। भेड़ से जो ये डॉली क्लोन तैयार किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन से कोशिका लिया गया था इस भेड़ से। तो इस भेड़ का जो मेमोरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथि है, इसके जो मेमोरी ग्लैंड है,
मैमरी ग्लैंड की कोशिका का उपयोग करके डॉली नामक जो भेड़ तैयार किया गया था, जिसको कहा गया क्लोन। तो ये कब किया गया था? 1996 में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन प्रजनन की वह विधि है जिसमें एकल जीव समसूत्री विभाजन द्वारा यानी माइटोसिस के द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। क्लोन क्या होता है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न वैसे जीव जो आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप से पूर्णतः अपने जनक के समान हो। प्रथम क्लोन 1996 में भेड़ का तैयार किया गया, जिसका नाम डॉली रखा गया। अलैंगिक जनन की विशेषताएं, जो कि आप लोग पहले भी जो मैं 2 पॉइंट कहा कि यह एकल जनकीय होता है, सिंगल पेरेंटल होता है, और समसूत्री विभाजन इसमें होता है। साथ ही साथ इसमें जो जीव हुए वो पूर्णतः अपने जनक के समान होते हैं। तो यही 3 जो विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं आप लिख सकते हैं कि एकल जनकीय है, समसूत्री विभाजन है। चूंकि हमें सब्जेक्टिव प्रश्न को भी साथ में लेकर चलना है, आप लोग बोर्ड का भी तैयारी करने साथ में भी कर रहे हैं, तो ये सभी आप डायरेक्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं। अब अलैंगिक जनन के प्रकार को हम लोग देखे थे, तो कौन कौन से प्रकार हैं? विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, बीजाणु निर्माण, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन सभी पॉइंट को हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले है विखंडन। आइए देखते हैं कि विखंडन क्या है। विखंडन एक अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो देखा गया कि विखंडन जो है 2 प्रकार के हैं। विखंडन 2 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है द्विविखंडन। जिसमें पहला हम लोग देखेंगे द्विविखंडन। द्विविखंडन जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी फिजन। आइए सबसे पहले हम लोग बाइनरी फिजन ही देख लें। नाम से ही पता चल रहा है कि 2 खंडों में यदि जीव का विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव का शरीर 2 खंडों में विभाजित हो, तो उसे कहते हैं द्विविखंडन। अब द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग देखें तो ये देखा गया अमीबा में। किसमें? अमीबा में। अमीबा। अब यदि अमीबा की बात करें तो यहां पर ध्यान देंगे अमीबा का जो शरीर होता है, ये इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार इसमें अनिश्चित होता है। जब इसको विभाजन करना होता है तो ये किसी भी प्लेन में, कोई निश्चित प्लेन नहीं है, ये कुछ 2 भागों में बंटने के लिए पहले इस रूप में होता है, और इसमें जो केंद्रक जो इसके अंदर जो हैं, ये दोनों तरफ विभाजित होने के लिए तैयार होते हैं, और अंततः ये 2 अलग अमीबा में बढ़ जाता है और ये एक द्विविखंडन क्रिया को यह संपन्न करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 अमीबा है और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 2 अमीबा हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। तो ये किसमें है? अमीबा में है। अमीबा में आपसे पूछा जाए कि किस प्लेन में होता है, चूंकि इसका आकार ही निश्चित नहीं है तो यह किसी भी प्लेन में होता है, इसका कोई निश्चित नहीं है। अब बात आती है कि अमीबा के साथ साथ एक है पैरामीशियम। पैरामीशियम, इसको क्या कहते हैं? पैरामीशियम। अब पैरामीशियम का जो आकार होता है वो चप्पल के समान स्लीपर शेप में होता है, और इसके पैरामीशियम का जो आकार होता है वो चप्पल नुमा होता है, स्लीपर टाइप में, और इसके चारों तरफ ये सिलिया उपस्थित होता है। अब अगर इसमें विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, तो ये जो विभाजन करता है इस रूप में करता है, द्विविखंडन। और ऐसे विभाजन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स विभाजन। इसको हिंदी में कहा जाए तो अनुप्रस्थ विभाजन। इस विभाजन को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ।
अगर कोशिका में अगर इस प्रकार का विभाजन होता है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन, और ये इस रूप में विभाजित होकर दो पैरामीशियम का निर्माण करता है। तो ये आपके क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा कि पैरामीशियम में कैसा होता है, तो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इसके अलावा किस में होता है, तो एक होता है लिस्मानिया में, लिस्मानिया डोनोवानी। अगर लिस्मानिया की बात करें तो इसकी जो शेप है कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें दो फ्लैजला होते हैं, और जब डिवीजन ये करता है तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो विभाजन प्रक्रिया हो रहा है ये फ्लैजला है दोनों तरफ, क्योंकि फ्लैजला दो होने के कारण इसमें जो विभाजन हो रहा है ये ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो ऐसे विभाजन जो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा होता है, अगर शरीर में लॉन्ग के रूप में, लंबाई के रूप में होता है, तो इस विभाजन को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, यानी कि इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो इसी का नाम है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुदैर्ध्य विभाजन। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा लिस्मानिया में कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, और लॉन्गिट्यूडिनल एक और में होता है, वो होता है युगलिना। युगलिना, इसको क्या कहे? युगलिना। ये क्या है? लिस्मानिया। आप हिंदी में भी इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लिस्मानिया, लिस्मानिया। ये क्या है? पैरामीशियम, पैरामीशियम। और तो चार में आप देखें द्विविखंडन, अमीबा में इरेगुलर प्लेन में हो रहा है, वो किसी भी साइड में हो जाएगा। दूसरा है पैरामीशियम, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। लिस्मानिया और युगलिना में लॉन्गिट्यूडिनल होता है। एल से आप ध्यान रखिएगा, एल से लिस्मानिया, एल से लॉन्गिट्यूडिनल, उसी के नीचे युगलिना लिखें तो युगलिना भी आपको ध्यान रखना है, क्या चीज? लॉन्गिट्यूडिनल। अब दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें, दूसरा जो विभाजन है वो है बहुविखंडन। बहुविखंडन, बहुविखंडन यानी मल्टीपल, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो होता है ये भी अमीबा में होता है, अमीबा में, और प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम आप जानते हैं, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का भी वाहक है। मलेरिया वाहक नहीं बल्कि उसका एक कारक है, फैक्टर है। प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया नामक बीमारी होता है। प्लाज्मोडियम में अगर देखें तो इसका जो शरीर है वो पहले इसका न्यूक्लियस कई खंडों में विभाजित होता है, फिर इसके जो आउटर लेयर है, बाहरी जो परत है, वो खंडित होता है, और उसके जब जो न्यूक्लियस पार्ट है वो बाहर जब निकलता है तो प्रत्येक पार्ट एक नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है। तो चलिए अब इसको नोट्स के रूप में आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाइनरी फिजन वाला लिस्मानिया में भी है और युगलिना में, और बहुविखंडन किसमें? अमीबा और प्लाज्मोडियम में। तो चलिए यहां पे देखते हैं, विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का स्वरूप ले लेता है। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन अमीबा किसमें होता है? अमीबा और पैरामीशियम में। अमीबा और पैरामीशियम के अलावा जो मैंने नाम लिया था वो भी आप लोग यहां पे शामिल कर लेंगे। एक लिया था लिस्मानिया, लिस्मानिया, और दूसरा मैं नाम लिया था युगलिना, युगलिना। इन दोनों में लॉन्गिट्यूडिनल होता है और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि अमीबा का एक शरीर ये दो खंडों में विभाजित हुआ है और दो अलग अलग अमीबा बनाए। यहाँ पे बहुविखंडन किसमें है? अमीबा और प्लाज्मोडियम में। आप देख रहे हैं कि ये एक प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर न्यूक्लियस कई खंडों में विभाजित हुआ है और यहाँ पे प्रत्येक
न्यूक्लियस जो है एक नए प्लाज्मोडियम का निर्माण किया है। अब देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसे आप लोग ये सभी क्वेश्चन को अपने से देख सकते हैं, इसके सारे आंसर भी इस रूप में आप लोग अपने से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को नोट्स पर भी शामिल कर सकते हैं। अब हमें जो दूसरा अलैंगिक जनन की विधि हम लोग को देखना है वो है मुकुलन। आइए हम लोग देखते हैं मुकुलन। मुकुलन क्रिया यानी बडिंग जो प्रोसेस है वो क्या है? ये किसी जीव के शरीर पर आउट ग्रोथ है। उसके शरीर, जैसे कि ये हाइड्रा में होता है, और हाइड्रा का अगर एक संरचना को हम लोग देखें तो हाइड्रा का जो शरीर जो है, इसके बाहरी जो भाग है इस पर समसूत्री विभाजन के द्वारा कोई आउट ग्रोथ निकलता है, एक उभार सा उत्पन्न होता है। और ये कौन से विभाजन के द्वारा हुआ? तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब यही आउट ग्रोथ जो है, जो वृद्धि हुआ है, ये बड जो बना, मुकुल जो बना, ये मुकुल फिर अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है, और ये भी एक नए हाइड्रा में परिवर्तित रहता है। यानी कि मुकुलन कैसी क्रिया है? तो मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा किसी जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है, और वही उभार फिर उस जीव से अलग होते हुए एक नए जीव का स्वरूप ले लेता है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी जीव के शरीर पर समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा सा उभार बनता है, जो कि आगे विकसित होकर उस जीव से अलग होते हुए एक नए जीव का निर्माण करता है। नए जीव जिससे अलग हुआ है उसी, चूंकि अलैंगिक जनन भी कहा जा रहा है, जो पूर्णतः अपने जनक के समान है। तो हाइड्रा से अलग होगा तो हाइड्रा बनेगा, ईस्ट से अलग होगा तो ईस्ट बनेगा। तो इसका जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। अब जैसे बोर्ड में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया का वर्णन करें, तो हाइड्रा में मुकुलन, जैसा कि आप वहां पे सेम जो इसका डिफिनीशन देके बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं, केवल जीव के स्थान पे हाइड्रा कर देना है। तो हाइड्रा में मुकुलन एक अलैंगिक जनन क्रिया है जिसमें हाइड्रा के शरीर पर समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा सा उभार बनता है, जो कि आगे विकसित होकर उस हाइड्रा से अलग होते हुए एक नए हाइड्रा में बदल जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हाइड्रा है, हाइड्रा पर एक मुकुल बना। अब यही मुकुल फिर थोड़ा सा वृद्धि किया, और वृद्धि करते हुए इससे अलग होते हुए एक नए हाइड्रा का निर्माण किया। अब हो सकता है कि यही क्वेश्चन ईस्ट के लिए पूछ दे, तो ईस्ट में हम कैसे लिखेंगे कि ईस्ट में ईस्ट में मुकुलन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें समसूत्री विभाजन द्वारा ईस्ट के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है, और वह उभार उस जीव से, उस ईस्ट से अलग होते हुए एक नए ईस्ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं ईस्ट का, आप आगे जानेंगे सूक्ष्म जीवों के उपयोग चैप्टर में कि ईस्ट से ही जो एल्कोहल इत्यादि है ब्रीवर्स बनाने में उपयोग किया जाता है, बेकरी उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। इसका जो एक अलग नाम भी है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। अब यह मुकुलन क्रिया किसमें पाया गया? तो हाइड्रा और ईस्ट में। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट जाने, इसी से रिलेटेड, यदि यह मुकुलन क्रिया, जैसा कि आप एनसीईआरटी बुक में जब फर्स्ट चैप्टर का हेडिंग जहां पढ़ा है वहां पे कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, इसके नाम के साथ ही इसमें कुछ इस प्रकार के खंड बने हुए हैं। इसमें यदि देखा गया कि यदि मुकुलन क्रिया जीव के शरीर के अंदर होने लगे, बडिंग जो प्रोसेस है शरीर के अंदर हो, अभी आप देखें कि आउटग्रोथ बाहर हो रहा है, लेकिन वो शरीर के अंदर होने लगे तो उसी को कहते हैं जेम्यूल्स, जेम्यूल्स। अब ये जेम्यूल्स किसमें बनता है? तो स्पंज में बनता है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जेम्यूल्स किसमें बनता है? तो स्पंज में। किसमें बनता है? स्पंज में। स्पंज में आपसे पूछा जाए कि जेम्यूल्स क्या है, तो यह एक अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन ही है जो कि शरीर के अंदर होता है। तो जेम्यूल्स किसमें होता है? स्पंज में। एक और पॉइंट आप ध्यान देना कि जैसे ये ईस्ट है, ईस्ट पर अगर इस पर मुकुल बना
और इसी पर लगातार ऐसे मुकुल बनते जाए, एक पर एक बनते जाए, जैसे 1 2 3 मुकुल बना, लगातार बने, तो इस क्रिया को कहते हैं टोरुलेशन। इसको क्या कहते हैं? टोरुलेशन। इस क्रिया को टोरुलेशन, यदि बड जो है लगातार बनते जाए। तो आइए देखते हैं जेम्यूल्स, यहां पे आप इस रूप में लिख सकते हैं, स्पंज या स्पॉन्जिला में मुकुलन शरीर के अंदर होता है जिसे जेम्यूल्स कहते हैं। टोरुलेशन क्या है? यदि जीव के शरीर पर 2 या 2 से अधिक उभार यानी बड लगातार बनते जाएं तो उसे कहते हैं टोरुलेशन। जैसा कि ईस्ट में टोरुलेशन देखा गया, यहां पर आप देखें लगातार बड बनते गया है। अब पॉइंट आता है जो इसका अगला प्रोसेस है, पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन क्या है? पुनरुद्भवन यानी कि पुनः उसकी उत्पत्ति हो रही है। यदि जीव का शरीर यदि 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाए, बहुत सारे उसके भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए और प्रत्येक टुकड़ा समसूत्री विभाजन करते हुए अलैंगिक जनन अपनाते हुए फिर से वही जीव बन जाए तो उसे कहते हैं पुनरुद्भवन। ऐसे जंतुओं में अगर देखा गया तो सबसे सीधा सा एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे छिपकली का पूंछ। छिपकली का पूंछ कटने के बाद भी फिर से वो आउट ग्रोथ कर जाता है, फिर से वो छिपकली का पूंछ बढ़ जाता है। हम लोग नाखून काटते हैं वो भी फिर से बढ़ जाता है, तो ये भी क्या है? पुनरुद्भवन है। लेकिन छिपकली का पूंछ जो कटा हुआ है फिर से वो छिपकली तो नहीं बनता है। लेकिन पौधे में अगर देखा गया पुनरुद्भवन जो क्रिया, पुनरुद्भवन क्रिया की अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव में परिवर्तित होता है। पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें यदि जीव के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का स्वरूप ले लेता है। जैसे स्पंज, स्पंज का छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से वो बड़ा हो जाता है और पूर्णतः वो स्पंज में बदल जाता है। स्पंज और हाइड्रा, स्पंज और हाइड्रा, पुनरुद्भवन का आप एग्जाम्पल ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्पंज और हाइड्रा। ऐसा स्पंज और हाइड्रा में मुकुलन भी है। स्पंज में जो मुकुलन हो रहा है उसको कहते हैं जेम्यूल, हम लोग अभी इस पर बात किए थे। हाइड्रा में मुकुलन पूरा विशेष प्रक्रिया को भी हम लोग देखे थे, लेकिन इसमें पुनरुद्भवन भी क्रिया होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि छिपकली का पूंछ काटने के बाद भी या कटने के बाद भी फिर से वो बढ़ जाता है, जो कि एक पुनरुद्भवन क्रिया है। अब पॉइंट आता है खंडन। अगला जो पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। आइए फ्रेगमेंटेशन को देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन मुख्यतः स्पाइरोगाइरा में होता है, स्पाइरोगाइरा में। अब अगर स्पाइरोगाइरा की बात करें तो ये एक रिबन शेप में होता है और ये देखा गया कि इसका जो कोई डैमेज सेल है, कोई बाहरी जो इसकी भित्ति है वो कट गई है, किसी भी प्रकार से डैमेज हो गया है, वो क्षति उसमें पहुंच गया है और वो उसका मिडिल लैमली या बाहरी जो लेयर है वो किसी प्रकार से टूट गया है, तो पानी में जो तरंग उत्पन्न होगा, ये तरंग से ये भाग आसानी से टूटकर अलग होता है। अब जैसे ये टूटकर अलग होगा तो क्या होगा कि ये एक अलग ही स्पाइरोगाइरा में बदलेगा, जो बीच वाला भाग है वो भी स्पाइरोगाइरा में बदल जाएगा और जो नीचे वाला पार्ट है वो भी एक अलग स्पाइरोगाइरा में बदल जाएगा। स्पाइरोगाइरा एक फीता के समान रिबन शेप में होता है। ये इसमें ध्यान रखना है कि जैसे खंडन में या विखंडन में क्या होता है को धीरे धीरे वो प्रोसेस होता है, उसमें कोई डैमेज सेल नहीं होता है। लेकिन खंडन में क्या होता है कि इसकी जो बाहें या ये जो लेयर है, मिडिल लैमली हो चाहे प्राइमरी लेयर हो, ये डैमेज होता है, जिसके कारण पानी के जो लहर है, तरंग है, इस तरंग के कारण आसानी से यह लेयर टूट जाता है और वो अलग होकर फिर से नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण करता है। तो इसी को कहते हैं खंडन। तो हम लोग जो भी अभी प्रोसेस देखे, 4 तक देखे और 4 अलैंगिक जनन की विधि को देखे, उसके बाद जैसे कि आप ये डेफिनेशन देख रहे हैं कि खंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें किसी जीव के क्षतिग्रस्त भाग, जो क्षति उसमें वो डैमेज सेल जो हो गया है, क्षतिग्रस्त भाग लहर यानी तरंग के कारण अलग होकर एक नए जीव का स्वरूप ले लेता है, तो इस क्रिया को कहते हैं खंडन, जैसे कि स्पाइरोगाइरा में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बीजाणु निर्माण, स्पोरुलेशन, यानी कि स्पोर बनने की क्रिया को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। अलैंगिक जनन द्वारा जो बीजाणु बनता है, बीजाणु निर्माण जो होता है, बीजाणु बनने की क्रिया को कहते हैं स्पोरुलेशन। अब देखा गया कि स्पोर जो बनता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
जो बीजाणु होते हैं वो दो प्रकार के, एक होता है चल बीजाणु, चल बीजाणु, और एक होता है अचल बीजाणु, अचल बीजाणु। चल बीजाणु को यानी इसको हम इंग्लिश में कहें तो मोटाइल स्पोर कहेंगे, और अचल बीजाणु को कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। सबसे पहले हम लोग मोटाइल स्पोर को हम किस देखा जाए तो इस मोटाइल स्पोर को चल बीजाणु को कहते हैं जू स्पोर। क्या कहते हैं? जू स्पोर। जू स्पोर किसमें पाया जाता है? तो ये इसमें जो जू स्पोर बनेगा इसमें फ्लैजेला होता है, जिसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकता है, लेकिन ये तैरता है, इसके लिए जल माध्यम चाहिए। तो ये जलीय जो जीव हैं, जलीय जीव में जो स्पोर बनता है, जैसे कि शैवाल में जो स्पोर बनते हैं वो कैसा बनते हैं? वो होते हैं जू स्पोर। और जो कवक होता है, ये तो आप देखें कि जू स्पोर की बात किया गया। अब देख लेते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु को हम यहां पे देख लेते हैं। अचल बीजाणु, अचल बीजाणु यानी ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर इसको कहा जाता है। अचल बीजाणु यानी कि जो नॉन मोटाइल स्पोर है उसको कहा जाता है ए प्लेनोस्पोर। इसको अगर सिंपली इसका इंग्लिश देखा जाए तो इसको कहेंगे नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। और नॉन मोटाइल स्पोर को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर। यानी कि ए प्लेनोस्पोर ये अपने से इसमें फ्लैजेला इत्यादि नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए इसको वायु के द्वारा ये पहुंचता है। और ये प्लेनोस्पोर अचल बीजाणु किसमें बनता है? तो ये बनता है कवक में। किसमें बनता है? कवक, फंजाई। अब ये देखा गया कि ये प्लेनोस्पोर दो प्रकार के बनते हैं। एक तो होता है एक्सोजीनस, यानी कि जो कवक का फ्रूटिंग बॉडी है, जैसे ये इसका फ्रूटिंग बॉडी है, तो इसके बाहर स्पोर बनते हैं, इसके बाहर बनते हैं, जिसको हम कहते हैं कोनिडिया, कोनिडिया। इसको क्या कहेंगे? कोनिडिया। अब कोनिडिया फ्रूटिंग बॉडी के बाहर स्पोर बन रहा है। इसमें जब स्पोर जब बाहर बनता है तो यह किस प्रकार का कोनिडिया होता है? चूंकि स्पोर बाहर बन रहा है तो इसको कहते हैं एक्सोजीनस, एक्सोजीनस। क्योंकि एक्सो जो शब्द है एक्जिस्ट को प्रदर्शित करता है, यानी बाहर को। तो जब बाहर स्पोर बने तो वो किस प्रकार का कहलाएगा? एक्सोजीनस। अब एक्सोजीनस जो कोनिडिया द्वारा बनता है, ये होता किस में है? तो ये होता है, ये जो पाया जाता है एस्परजिलस में, एस्परजिलस में ये होता है, एल्ब्यूगो में होता है, पेनिसिलियम में होता है। तो पेनिसिलियम हो, एल्ब्यूगो हो, या एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एल्ब्यूगो जो है उसमें किस प्रकार का ये बनता है? कोनिडिया द्वारा होता है। दूसरा एक है अस्पोरेंजियो स्पोर, अस्पोरेंजियो स्पोर। अस्पोरेंजियो स्पोर में जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर बनते हैं, इसके अंदर बनता है, जिसको हम कहते हैं इंडोजीनस, इंडोजीनस। क्योंकि अंदर बन रहा है तो इसको क्या कहा गया? इंडोजीनस। अब ये किस में होता है? तो ये होता है राइजोपस में, राइजोपस तथा म्यूकर में होता है, राइजोपस तथा म्यूकर। तो चलिए आइए यहां पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे अचल बीजाणु क्या? अचल बीजाणु को यहां पर सबसे पहले बीजाणु जनन,
बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु जनन एक अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें बीजाणु स्पोर का निर्माण होता है और इस बीजाणु के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। बीजाणु निम्न दो प्रकार के हैं, चल बीजाणु यानी मोटाइल स्पोर। चल बीजाणु को जू स्पोर कहते हैं जो कि जलीय जीव यानी शैवाल में अलैंगिक जनन के दौरान बनता है। अब शैवाल में कौन सा है? तो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। दूसरा है अचल बीजाणु। दूसरा जो है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु यानी नॉन मोटाइल स्पोर। अचल बीजाणु को एप्लैनो स्पोर कहते हैं जो कि कवक में बनता है और वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, अलैंगिक जनन पहुंचते हुए अलैंगिक जनन करता है। अब अचल बीजाणु कौन कौन से हैं? कोनिडिया है। कोनिडिया में आप देखेंगे कि कोनिडिया में ये बाहर ये बन रहा है तो ये एक प्रकार का एक्सोजिनसली है। किस प्रकार का है? एक्सोजिनसली है। और ये किसमें? स्पर्जिलस पेनिसिलियम और एल्ब्यूगो में। दूसरा है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में आप देख रहे हैं कि अंदर बन रहा है तो ये किस प्रकार का है? इंडोजिनसली है और ये राइजोपस और म्यूकर में बनता है। अब एक लास्ट पॉइंट है अलैंगिक जनन का, कायिक जनन। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कायिक जनन। कि अलैंगिक जनन यदि क्रिया हो तो अलैंगिक जनन के दौरान अगर पुष्प के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से नए पौधे बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कायिक जनन। यानी कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधे के पुष्प के अतिरिक्त यानी जड़, तना, पत्ती, पत्रकंद इत्यादि से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं कायिक जनन। अब कायिक जनन दो प्रकार के भी देखा गया। एनसीईआरटी ने केवल प्राकृतिक कायिक जनन जो है उसकी बात किया है, लेकिन कृत्रिम कायिक जनन भी होता है जो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कायिक जनन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। जैसे कि यहाँ पे पूरा एक टेबल आप देखेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन किसके किसके द्वारा है? आइए देखते हैं। तो जड़, तना, पत्ती, पत्रकंद। जड़ का आप एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है वो आप जरूर ध्यान रखें। जड़ के द्वारा जो हुआ है शकरकंद, गाजर, मूली और डाहेलिया। डाहेलिया जो है, डाहेलिया का अलग से भी हम लोग फिगर देखेंगे। गाजर, मूली, शकरकंद और डाहेलिया। डाहेलिया का पुष्प बहुत अच्छा दिखता है। इसका पुष्प काफी आप देखेंगे आप देख रहे हैं कि जैसे ये गाजर का भाग जो कि ये टैप रूट का भाग होता है। ये टैप रूट होने के कारण इसको हम ये कायिक जनन का ही ये अपवृद्धि है और ये एक प्रकार से जड़ का प्रारूप लिया हुआ है। मूली तो आप सभी लोग देखे और इसका एक प्रारूप देखिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डायलिया का पुष्प है, लेकिन इसका जो नीचे जो टैप रूट जो होता है वो कुछ इस रूप में भाग ले लेता है। ये जो है डायलिया का ही इसका जड़ वाला जो भाग है जो कि टैप रूट का भाग है। तो इसको भी ध्यान रखना। जड़ के अंतर्गत कौन है? शकरकंद, गाजर, मूली और डाहेलिया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तना का। तो अलग अलग भाग है। तना में हम लोग देखेंगे भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। जैसा कि आप फ्रेश यहाँ पर आप लोग एक साथ बने हुए देखें क्योंकि वो एक साथ आपका ये वन शॉट वीडियो के रूप में है। तो प्राकृतिक कायिक जनन में कौन सा हुआ? जड़, शकरकंद, गाजर, मूली और डाहेलिया। तना को अभी कुछ देर छोड़े। पत्ती का एग्जाम्पल जो हो गया ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को हिंदी में भी एक और नाम है पत्थर चट्टा कहते हैं। एडियंटम और बोगेनिया या बोगेनवालिया इसका भी नाम है। तो ब्रायोफाइलम, एडियंटम और बोगेनिया या बोगेनवालिया। पत्रकंद, बल्बिल्स का जो एग्जाम्पल है वो है अगेव। बल्बिल्स का एग्जाम्पल अगेव। कृत्रिम कायिक जनन हम लोग अलग देखेंगे। जैसे बाइलेयरिंग होता है, बड ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है। ये इसका कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत है। अब देखते हैं भूमिगत
जो तना का जो प्रारूप है वो है भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। भूमिगत तना के अंतर्गत प्रकंद यानी राइजोम, घन कंद कोर्म, कंद ट्यूबर और सल्क कंद यानी राइजोम के अंतर्गत हो जाता है। आप ये एग्जाम्पल ध्यान रखिए, अदरक, हल्दी, केला, ये सभी जो भाग देख रहे हैं हम तना का देख रहे हैं। घन कंद यानी कोर्म के अंतर्गत अगर देखें तो अरबी यानी कोलोकैसिया। आप ये शब्द को ध्यान रखें, कोर्म और कोलोकैसिया एक साथ मैचिंग है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तीसरा है कंद यानी ट्यूबर, आलू, सल्क कंद, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज किसके अंतर्गत है? बल्ब के अंतर्गत, सल्क कंद। अर्धवायवीय तना में देखा जाए तो रनर, सकर, ऑफसेट और अस्टोलेन। रनर के अंतर्गत हो जाता है दूब घास और खट्टी बुट्टी, ऑक्सैलिस। सकर के अंतर्गत पुदीना है, मेंथा। ऑफसेट के अंतर्गत समुद्र शोक या हाइसिंथ या इकोर्निया, जलकुंभी, और दूसरा है एक पिस्टिया। ये सभी नाम ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछा गया है ऑफसेट के बारे में। ये समुद्र शोक या हाइसिंथ या इकोर्निया, जलकुंभी या पिस्टिया। और अस्टोलेन के अंतर्गत आता है ऑस्ट्राबेरी, अस्ट्राबेरी। तो ये तो सिंपल से अस्टोलेन और अस्ट्राबेरी एक साथ कोरिलेट हो जाएगा। ऑफसेट के अंतर्गत समुद्र शोक, हाइसिंथ या इकोर्निया, जलकुंभी और पिस्टिया। सकर के अंतर्गत हो जाएगा पुदीना, रनर के अंतर्गत दूब घास, खट्टी भुट्टी, सल कंद के अंतर्गत लहसुन और प्याज, कंद के अंतर्गत आलू, कोर्म के अंतर्गत अरबी यानी कोलोकैसिया, प्रकंद के अदरक, हल्दी, केला। जड़ में अभी हम लोग देखे थे शकरकंद, गाजर, मूली, डाहेलिया। इसके अलावा चुकंदर भी जड़ के ही अंतर्गत आएगा। आप एक साथ ये पूरे, थोड़ा छोटा हो जाएगा नहीं तो एक साथ ये आप लोग देख सकते हैं। कायिक जनन का एक प्रारूप, आप एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार से कायिक जनन को बताया गया। तो बच्चों आज हम लोग देखें कायिक जनन तक के भाग, चूंकि लेक्चर लॉन्ग होता जाएगा, पहले कायिक जनन तक के भाग को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।